नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज है 5 जून। 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आज समूची दुनिया में मनाया जा रहा है। और एक चिंता का विषय इस बात को लेकर के कि अब की वर्ष यानी कि साल 2024 में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर सभी पर्यावरणविद चिंतित हैं, क्योंकि ये गर्मी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। कहीं कहीं पर पारा 50 डिग्री से ऊपर जा चुका है और पहली बार दिल्ली में 52 डिग्री तापमान मापा गया है। ऐसे में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, जो कि अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के सदस्य हैं और साथ के साथ में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के भी कोऑर्डिनेटर हैं। साथ के साथ में वह पूर्व के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो कि बड़े बड़े संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण को लेकर के कि आखिर को क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि आज लगातार गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं और ठंड भी ऐसी पड़ती है जैसे कभी पड़ी ना हो। आखिर ये बदलाव जो है इसके प्रमुख कारण क्या है? स्वागत है आपका अभी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल चतुर्वेदी जी, आपने अभी न्यूज चैनल के स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। सारे संसार में जो पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो लोग चिंतित हैं, वो लोग इसे मना रहे हैं और जन जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं अपनी बात कुछ रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया, वो एक तात्कालिक हर व्यक्ति की जुबान पे है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। दरअसल मई महीने में जो गर्मी का टेम्परेचर जो रहा है, वो पिछले मैं समझता हूँ कि 5-6 दशक में क्या कभी नहीं रहा है इतना। जून में ज़रूर रहता था, 15 जून से लेकर के 25 जून के मध्य में, लेकिन मई में कभी इतना टेम्परेचर नहीं रहा कि 50 से ऊपर चला गया हो। हमारे यहाँ मथुरा में अभी तक हमने सुना था कि हमारे यहाँ जो 48-47 से ज़्यादा नहीं जाता था। इस बार फरे का जो पशुधन का जो यंत्र लगा हुआ है जहाँ मखदूम में, वहाँ 50 मापा गया है यमुना के किनारे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दरअसल हुआ क्या है कि जो हमारे जो गैस ऊपर फैल रही हैं, इसके अलावा जो वन्य क्षेत्र घट रहा है, इसका ये सब दुष्परिणाम है। और यही वजह है कि गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी, और वर्षा की जहाँ तक बात है, वर्षा नहीं हो रही है इतनी जितना कि ज़्यादा होनी चाहिए। और वर्षा होती भी है तो उसका पानी बह जाता है, वो संकलित यानी वो एक मानव के उपयोग में नहीं आ रहा है। तो जो गर्मी का एक मेन कारण यही निकाला जा रहा है कि जो हमारा जो वातावरण में जो गैस फैल रही हैं, कुछ ऐसी गैसें हैं जिससे ज़्यादा जो है मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब गैसों की वजह से ये गर्मी पड़ रही है। सिकरवार जी, एक प्रश्न ये भी है लोगों में कि मथुरा जो है वो नदी के किनारे पर है, यानी कि यमुना का किनारा है, और ऐसे में यहाँ के जल स्रोत में है वो भी लगातार घटते जा रहे हैं। जहाँ एक और नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जो जल स्तर होता है वो बढ़ा रहता है हमेशा। हम गंगा के क्षेत्र को देख लेते हैं, तो गंगा के क्षेत्र में जहाँ भी हैंडपंप लगे हुए हैं, मुश्किल से 10 से 15 या 20 फुट के आसपास पानी निकल आता है। ऐसे में मथुरा में जलस्तर होने के बावजूद वो लगातार नीचे आता रहा है, जबकि यमुना मौजूद है। क्या कुछ कारण मानते हैं? ये बात सही है। देखिए, मथुरा एक पवित्र शहर है जी, और ये यमुना के किनारे बसा हुआ है। तो यमुना के किनारे बसे होने का एक यहाँ फ़ायदा ये मिलना चाहिए, और मिलता रहा है विगत में, कि यमुना के जो जल स्रोत हैं वो ज़मीन के अंदर काफ़ी 1-1, 2-2 किलोमीटर तक रहते हैं। तो खासकर हम मथुरा शहर की चर्चा करें और वृंदावन शहर की चर्चा करें तो पानी का जो स्तर है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, अप हो, और ऐसी स्थिति नहीं है। अब ये स्थिति ये हो गई है कि 150 फुट पर एक एवरेज 150 फुट पर पानी निकल रहा है, और अगले साल और हो सकता है कि 200 फुट पर हो जाए। एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में इस जो अंडरग्राउंड वाटर जो नीचे खिसक रहा है उसकी भयावह स्थिति है। तो ये स्थिति अब आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत उल्लेख करना चाहूँगा। बिल्कुल, आज का दिन भी ऐसा है कि हम बात करें। 2030 में जो स्थिति बनेगी, जो नीति आयोग की रिपोर्ट और सर्वे के आधार पर, उसमें लगभग 10 करोड़ आबादी ऐसी हो जाएगी हमारे देश में जिसके लिए पीने का पानी नहीं रहेगा। यानी वो अपनी ज़मीन में से पानी निकालेंगे, समरसेबल से या हैंडपम्प से, पानी नहीं होगा वहाँ पर। इसकी शुरुआत इस वक्त यानी 2023 से हो चुकी है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। बंगलौर ये हमारे देश का ऐसा शहर है जो बहुत बड़ा महानगर है और कर्नाटक की राजधानी है। वहाँ पानी की कमी हो गई है और लोग पलायन कर रहे हैं इसकी वजह से। वहाँ से पलायन शुरू हो चुका है और
2023 में लगभग 50,000 लोगों ने पलायन कर दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो IT सिटी है, कितने वहाँ वैज्ञानिक काम करते हैं, लेकिन उसका कोई भी उपाय नहीं है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पानी खरीद करके पी नहीं सकते, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है। अब 2030 की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें आगरा भी आता है, उसमें दिल्ली भी आता है, उसमें जयपुर भी आता है, उसमें इंदौर भी आता है और उसमें मथुरा भी आता है। ऐसे शहर हैं लगभग जो 40 शहर हैं हमारे इंडिया में, जो मध्यम वर्गीय और यानी उच्च जो महानगर है, वहाँ पानी कम हो जाएगा, वहाँ ज़मीन में पानी रहेगा ही नहीं। अब आप देखिए, जब पानी नहीं रहेगा तो ये विकास और ये डेवलपमेंट की चीज़ें ये सब पीछे रह जाएंगी। आप जानते हैं कि इंसान के लिए तो क्या कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे कि आज हमारा मुख्य विषय है, वो विषय यही है कि आप पर्यावरणविद हैं और लगातार काम करते हैं, पर्यावरण को लेकर के सचेत करते हैं लोगों को, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे वापस जो जल स्रोत हैं वो शुरू हो सके? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि जो नदी के किनारे कुएं हैं वो भी सूख चुके हैं, उन तक भी स्रोतों का पानी नहीं जा पा रहा है। जी जी। तो किस प्रकार से दोबारा रिसाइकल जल का कर सकें? देखिए, उसमें जो है मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत मानी जाती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उससे पहले भी 2 और चीज़ें हैं, वो है वायु और जल। जल और वायु के बगैर तो एक दिन भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो ये स्थिति तो इसकी है। अब रही बात आपके उस प्रश्न की कि यमुना होते हुए भी जल स्रोत नीचे खिसक रहे हैं जी, इसकी वजह यह है कि यमुना की सफाई नहीं होती है और यमुना में पानी का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। अब जब पानी कम हो रहा है तो स्वाभाविक है उसके स्रोत भी बंद हो रहे हैं और वो उसका असर पड़ रहा है। 1-1, 2-2 किलोमीटर तक बिल्कुल पानी जो है ही नहीं जमीन के। लेकिन कुछ समय के बाद बरसात आएगी, बरसात के समय जब बाढ़ आती है तो जल इतना आता है कि संभाले नहीं संभलता है। वो उससे भी पानी जितना अप होना चाहिए उतना नहीं होता है, स्थिर जरूर होता है थोड़े बहुत समय के लिए। जो नीचे जो गिरना है पानी यानी अंडरग्राउंड वाटर नीचे जो जाता है उससे स्थिर जरूर हो जाता है, लेकिन अप नहीं होता है। ये चलिए बात करें सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर इस समय लगातार पर्यावरण को लेकर के कुछ पोस्ट आ रही हैं, गर्मी को लेकर के, जिसमें एक चित्र बना हुआ है और वहां पर पेड़ लगा हुआ है और एक टीचर हैं वो कटे हुए पेड़ों पर बैठे हुए छात्रों को बता रहे हैं कि यदि पेड़ नहीं लगेंगे तो जल नहीं आएगा, और जिन कागजों पर आप लिख रहे हैं वो कागज इन्हीं पेड़ों से बने हुए हैं। बिल्कुल। क्या अर्थ होता है इन शब्दों का? क्या अर्थ होता है मीम्स का? ये कार्टूनिस्ट की अपनी भावना है और उसने इस चित्र के जरिए से इसकी भयावहता का चित्रांकन किया है जी। और ये मैं भी देख रहा हूँ, अखबारों में भी है, सोशल मीडिया में भी है, और ये आने भी चाहिए जिससे कि लोगों में एक जागरूकता हो। अभी मैं एक पर्यावरण के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, मैंने ये बात कही थी, वहाँ पे जिला वन्य अधिकारी आए थे। तो मेरा कहने का जो आपने जो कहा, दरअसल हमारे यहाँ अगर हम तुलना करें इंडिया में तो 22% वन क्षेत्र है हमारे यहाँ, 22%, जबकि ये 35% होना चाहिए। ये एक एवरेज है। अमेरिका में 42% वन क्षेत्र है और आप दूसरे जो जापान है उसमें तो 67% है, ऑस्ट्रेलिया में है, यानी इतना वन क्षेत्र होना चाहिए। और अगर यूपी की बात करें तो मात्र 9%, यानी टोटल जो एरिया है उस एरिया में 9% में पेड़ खड़े हुए हैं जो वन क्षेत्र है, जबकि होना चाहिए कम से कम 30-35 होना चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए, जब इतना वन क्षेत्र कम हो रहा है, कट रहा है वन, डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही हैं, कॉलोनी बस रही है, आबादी बन रही है और चारों तरफ जो है सब कुछ डेवलपमेंट में ही काम हो रहा है और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है, तो ये तो पर्यावरण तो सिकंदर, जैसा कि बात चल रही है और आपने बताया कि आप लगातार जो अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट बोर्ड है उसके सदस्य भी हैं जी। ऐसे में किस प्रकार से कार्य किए जाएं ताकि वापस से जो भूगर्भ जल है वो संचित हो सके, बिल्कुल वापस वो जल अपने स्रोतों से जाकर मिले, लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके, या जो गर्मी है इसे कम करने के लिए क्या कुछ उपाय करने को चाहिए? क्योंकि आज का दिन जो है वो मात्र पर्यावरण को मनाने के लिए मनाया जा रहा है। लोग केवल एक दिन चिंता करते हैं, बाकी के 364 दिन उस बात को भूल जाते हैं। बहुत सुंदर बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल ये जो चीज़ है हम आज ही क्यों चर्चा कर रहे हैं, सवाल इस बात का आता है आज गर्मी में क्यों आज ही एक दिन क्यों कर रहे हैं? हमें तो 365 दिन करना चाहिए, ये चिंता करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। अब दरअसल ऊपर से लेकर नीचे तक कहना चाहिए कि पहले हमारी सरकार भी जागरूक नहीं थी, अब सरकार जागरूक है तो हम जागरूक नहीं हैं जी। इसमें ये तो एक सामूहिक चीज़ है, इसमें सरकार को भी प्रयास करने होंगे, हर व्यक्ति को करने होंगे, समाज को करने होंगे, तभी ये जो है आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल बचा सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं 2015 में एक रिपोर्ट आई कि भाई पानी नीचे खिसक रहा है, तो सरकार ने इस पर एक जांच कराई। जांच में ये बात आई कि सब हर प्रदेश में
इसके एक कानून बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2021 में 19 में बना एक कानून, उसका नाम था उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम। फिर उसमें संशोधन हुआ, वो 2021 में हुआ, तब कोरोना आ गया तो उस पर काम नहीं हुआ। उसी के तहत हर जनपद में अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बना, उसके अध्यक्ष पदेन डीएम होते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं। उस बोर्ड में संयुक्त में मेंबर बना दिया। तो वैसे भी मैं इन सब मेंबर तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ, इसीलिए मैं जगह जगह मैं लोग बुलाते हैं तो मैं जागरूकता की बात करता हूँ, और मेरे कुछ यूट्यूब पर वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे पानी को कैसे बचाया जाए। सबसे बड़ी बात ये आती है, एक तो इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। अब दुरुपयोग, अब आप अंदाजा लगाएंगे कितना हो रहा है, 49 अरब लीटर पानी, यानी 49 अरब लीटर पानी प्रतिदिन भारत में व्यर्थ में जाता है। यानी हम लोग अगर वॉश बेसिन पर 1 लीटर पानी में हाथ साफ कर लेंगे तो हम 10 लीटर उसमें नल चलाएंगे, 9 लीटर पानी व्यर्थ में बहेगा। एक समझ गए, एक बच्चा है, वो बच्चा 5 लीटर पानी में अगर बाल्टी में बैठ करके नहा लेगा, छोटा बच्चा, लेकिन वो नल को चलाएगा खुद, वो 3 साल का बच्चा, और वो 20 लीटर पानी बहा देगा। तो जो चीज़ हमारे 2 लीटर में हो जानी चाहिए, वो एक तो ये दुरुपयोग हो रहा है, जितो है वैसी चीज़। अब आइए, ये बहुत मामूली सी पानी का दुरुपयोग है ये तो। अब बड़ा दुरुपयोग मैं बता रहा हूँ, जिससे पानी नीचे जा रहा है, वो जा रहा है खेती में, एग्रीकल्चर में। 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है ज़मीन का। 80% में कोई नियम ही नहीं बना, कोई पॉलिसी नहीं बनी। मैं किसानों की आलोचना नहीं कर रहा, किसान तो बेचारा पैदा करता है, लेकिन जब हम उनको, किसानों को ड्रिप इरिगेशन जो होता है, टपक सिंचाई वाला सिस्टम नहीं देंगे, छोटे छोटे बूंद जो पड़ती हैं चारों तरफ घूमने वाली, तो तब तक फसल में दुरुपयोग होता रहेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर धान है, धान की फसल के लिए 39 लीटर पानी जमीन में से खींच करके तब 1 किलो धान तैयार होता है। अब आप उस धान को एक किलो धान बनाने के लिए इतना पानी खींचोगे तो ये तो मूर्खता है। ये चीन ने ये देखा, चीन ने तत्काल पॉलिसी बदल दी कई साल पहले, बोले कि हम धान नहीं उगाएंगे, और धान उस जगह पर नहीं उगाएंगे जहाँ समतल है। हाँ, कहाँ, जहाँ पर थोड़ा निचाई वाला इलाका है, जहाँ पानी भर जाता है और भरा रहता है, 12 महीने में कम से 10 महीने भरा रहता है, वहाँ धान उगाएंगे। एक तो पॉलिसी उनकी ये बनी। तो इसकी भरपाई कैसे होगी? चीन भी बड़ा देश है, तो उन्होंने मिस्र देश से, जो इजिप्ट है पास में ही है, रूस के पास में, तो उसमें उससे तय हुआ कि भाई आप हमको आयात करेंगे। तो धान और गेहूँ वहाँ से आता है, और अपनी ज़रूरत के अनुसार वो बहुत कुछ खेती में उसका। तो कहने का आशय मेरा यह है, अमेरिका और चीन उदाहरण के तौर पर 2 ऐसे देश हैं जो हम से मतलब आधा पानी यूज करते हैं खेती के लिए, और बहुत कम बचाते हैं, अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखते हैं। हमारी अगली पीढ़ी के लिए पानी नहीं है। अब वो पानी का मैं जो आपको बताया मैंने, 40 जो देश शहर हैं बड़े बड़े, 2030 में पानी नहीं रहेगा वहाँ पर। अब चलिए, जैसे कि आपने बात की 2030 की, उस वक्त ये होगा कि जो मध्यम वर्गीय है वो आदमी पिसेगा, जो छोटा आदमी है वो तो पलायन करके मथुरा से चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं पर आपने सिकरवार जी और उच्च वर्ग का व्यक्ति खरीद के पी लेगा, क्योंकि उस वक्त बोतल जो है आराम से 500 रुपए की बिकेगी, जो आज 20 रुपए की है। और मध्यम वर्गीय जो हम जैसे लोग हैं, वो न तो पलायन कर पाएंगे और न पानी खरीद पाएंगे। मैं इसी प्रश्न पे कहना चाहूंगा कि जो 2030 की आप लोगों ने सर्वे किया है, उसके लिए अभी से तैयारी की जाए तो क्या कुछ करना होगा? क्योंकि तैयारियां अगर पूर्व में पता चल जाए बीमारी के बारे में, ये बीमारी आने वाली है, तो लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उसके उपाय करने लगते हैं, दवाइयाँ लेने लगते हैं। ऐसे में जब आपके सर्वे हो चुके हैं, सर्वे में आपके सामने आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो 2030 में ये भयावह स्थिति आने वाली है, तब के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या ये 2030 वाली बात मैंने एक तथ्यात्मक बात कही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अंदाज से बोल रहा हूँ। नीति आयोग की जो जल संसाधन की, जल आयोग की जो रिपोर्ट है, उसे आप नेट पर भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, जिसे मैंने अध्ययन किया है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि पानी को कैसे बचाएं, पानी का दुरुपयोग रोकना है। और दूसरी बात जो है, जो पानी जो भी बढ़ता है, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग जो पूरे साल का पानी एक घर में, अगर हमारा 100 वर्ग गज का मकान है, एक एवरेज बता रहा हूँ, 100 वर्ग गज के मकान के ऊपर जितनी बारिश होती है, उस बारिश के 60% पानी को भी अगर स्टोरेज कर लेते हैं पानी के अंदर, यानी अब हम लोग एक ऐसी टंकी बनाएं नीचे और छत को साफ रखें, यानी बरसात से पहले बिल्कुल साफ कर दें, क्लीन,
उसका एक पाइप नीचे डालें और टंकी में पानी भर लें, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जुलाई अगस्त सितंबर में जो पानी पड़ता है उस पानी का 60% ही पानी जो है हम अगर टंकी में भर लें, स्टोरेज बना लें, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। और उस पानी से हम लोग नहा भी सकते हैं, उससे कपड़े भी धो सकते हैं और उससे सफाई भी कर सकते हैं। अब रह गया पानी पीने के लिए, या तो उस पानी को भी साफ करके पी सकते हैं, अगर वो नहीं तो उस ज़मीन में से निकाल लीजिए। केवल पानी पीने के लिए मेरा आशय ये है, सिर्फ ज़मीन में जो पानी बचा है वो उसे हम केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए करें, उससे खेती न करें और उससे और बाकी काम नहीं करें। ये है, उस वर्षा के पानी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अब इसके लिए कोई सिस्टम बने। अब जैसे अब आप ये कहेंगे भाई सरकार ने सिस्टम क्यों नहीं बनाया? हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करनी चाहेंगे। बनाया है सिस्टम, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यही है कि हर घर का पानी जो छत पर पड़ता है वो नीचे जाए, ठीक है, और साफ सुथरा जाए, हर व्यक्ति इसको करे, कोई नहीं कर रहा है। अब एक उदाहरण के तौर पर एक नियम था, अब तो हो सकता है तब्दील हो गया हो, 8 से वर्ग गज के एरिया में सिर्फ एक समरसेबल लगा सकते हैं। अब हो क्या रहा है, गांव से व्यक्ति आता है, उसका बच्चा यहाँ पढ़ता है या कहीं कोई छोटा मोटा उसने पैसा जोड़ लिया, 100 वर्ग गज का मकान लेगा आउटर में, और पहले बाउंड्री बाद में बनेगी, पहले वो समरसेबल लगाएगा और अंधाधुंध पानी खींचेगा, तो अब कोई देखने वाला ही नहीं है। 100 वर्ग गज पे और 50 वर्ग गज वाले में, ये तो 100 तो ज़्यादा है, 50-50 वर्ग गज के मकान ले रहे हैं गरीब लोग, वो भी अपना समरसेबल लगा रहे हैं। तो पानी का दुरुपयोग तो इस तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात, फिर अब आप सवाल करेंगे कि भाई वो पानी नहीं खींचेगा ज़मीन में से, तो उस पानी, अब ये बात सही है कि उसके लिए टंकी के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। अब मैं 1 जुलाई 2018 को साउथ कोरिया गया, तो साउथ कोरिया में जाकर के वहाँ सियोल में हम लोग रुके हुए थे, हमारे साथ एक डेलीगेशन था भारत सरकार का। तो जो व्यक्ति हमको तीसरे दिन लेके जा रहा, तो समुद्र के किनारे होके जा रहे थे, वो समुद्र है सियोल में। तो उन्होंने बताया, देखिए आपके यहाँ जो नहाते हैं जिस होटल में, उसमें इस प्लांट से पानी जाता है। हमने कहा ये कैसे? बोले ये समुद्र से हम सफाई करते हैं पानी, और ये जो पानी है उसमें टंकी भरी जाती है उपयोग के लिए। और हमने कहा हम जो पीते हैं, बोले पीने वाला पानी हम जो है बोतल में आपको देते हैं, वो पीने वाला पानी ज़मीन में से निकालते हैं। अब देखिए कितना एडवांस चल रहा है वो देश, और उस पानी से जो है हम लोग नहाते हैं। तो संयोग देखिए कि मेरा ये कलावा बंधा हुआ था, तो जैसे ही हम लोग कमरे में गए पहले दिन, तो ये कलावे में से इतना ज़्यादा रंग छूटा लाल कि मैं ऐसा लगा जैसे खून निकला। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये पानी है कैसा। हमारे यहाँ तो ऐसा था नहीं, हम तो बास बीसर बाहर साफ कर रहे हैं, कलावा बंधा हुआ है। तब वो पता चला तीसरे दिन मुझे कि ये केमिकल से साफ करते हैं इस समुद्र के पानी को, और वो केमिकल की वजह से कलावे से रंग छूटा था। तो कहने का मेरा आशय ये है कि आने वाली पीढ़ी के लिए लोग जो है बचा रहे हैं पानी, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हमारे यहाँ ये जागरूकता नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या। तो अभिन्यूज आप सभी जो दर्शक इस वक्त हमारे जुड़े हुए हैं उन लोगों से अपील करता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और 5 जून से ही ये संकल्प लें कि हमें भी अब आगे के लिए अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, कचरा बचाने के लिए संकल्प लेना होगा, और जल का दुरुपयोग कम से कम रोकना होगा। केवल जल ही नहीं, बाकी पेड़ पौधों को भी अपने बच्चों की तरह पालना होगा। और जैसा कि अभी बताया कि सर्वे में आंकड़ों में सामने आ चुका है कि मात्र 9% जंगल या वन क्षेत्र हमारे पास बाकी है, तो इसे भी बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। केवल कंक्रीट का जंगल अपने शहरों में न बनाना पड़े। तो लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ में, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और आज यहाँ पर लोगों को जागरूक किया। धन्यवाद अभिन्यूज के लिए, धन्यवाद गोपाल जी, धन्यवाद। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.